नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। न्यूज की पाठशाला यानी वो जगह जहां सबकी क्लास लगेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और ये पाठशाला लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको बार बार बता रहा हूं, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको भी याद दिला रहा हूं कि न्यूज चैनल्स ने सबने अपना अपना हिसाब बना लिया। पाठशाला इसलिए लगानी पड़ी ताकि खबर का हर चैप्टर खुले, जिनकी जवाबदेही है उनका रिपोर्ट कार्ड बने, नेताओं का वाइवा हो और क्लास भी लगे। यहां आप खबरों को न सिर्फ देखेंगे बल्कि समझेंगे। खबरें दिखाकर तो सब निकल जाते हैं, किसी को समझ में आया नहीं आया उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर खबर की इतनी गहराई में आज आपको ले जाएंगे कि आप जब न्यूज की पाठशाला से निकलेंगे तो इतनी गारंटी मेरी है कि उस खबर के मास्टर होंगे। हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। हाँ, ध्यान रहे कि इस पाठशाला में सबकी अटेंडेंस जरूरी है और कोई भी क्लास बंक नहीं करेगा। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। पाठशाला में सबसे पहले स्पोर्ट्स की क्लास लगाएंगे। आज आपको बता देते हैं कि आज क्लास कौन कौन सी होगी। स्पोर्ट्स की क्लास होगी जिसमें हमारे ओलंपिक चैंपियंस को पूरा देश तो सलाम कर रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि एक गोल्ड मेडल नहीं बल्कि 10 गोल्ड मेडल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। दरअसल आपको कुछ तस्वीरें पहले दिखाता हूं। एक नहीं बल्कि 10 गोल्ड मेडल दिलाने वाली क्लास लगेगी। खिलाड़ियों का सम्मान तो सब कर रहे हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होना चाहते। गोल्ड की बात नहीं, हम 10 गोल्ड कैसे आएंगे इस पर आज बात करेंगे। साथ ही पाठशाला में मेडल वाला पक्का फॉर्मूला आपके सामने रखेंगे। इसके बाद पाठशाला में आपको सोशल साइंस की क्लास में लिए चलूंगा। आप सभी को यह चिंता है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है। आप सभी के लिए यह सारी चिंता का निवारण कर दूंगा कि स्कूल भेजना चाहिए बच्चों को कोरोना काल में या नहीं भेजना चाहिए। इस दुविधा का अंत करने वाली क्लास भी लगाऊंगा। और आखिर में आपको यूएनएससी में भारत का कैसे सिर ऊंचा हुआ उसकी क्लास में भी लिए चलूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं स्पोर्ट्स की क्लास में एक नहीं 10 गोल्ड मेडल दिलाने वाली क्लास। हमारे चैंपियंस घर लौटे, सबका स्वागत हो रहा है। दिल्ली के अशोका होटल में भी स्वागत चल रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी थोड़ी देर पहले सबको सम्मानित किया। अगर तस्वीरें यहां रखें आप, ये तस्वीर आपसे थोड़ी देर पहले की। पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं, अभी वो कानून मंत्री हैं, और मौजूदा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, और उनके आसपास आपको खिलाड़ी दिख रहे हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। देश को अपने चैंपियंस पर गर्व है। एयरपोर्ट से निकले वहां जबरदस्त भीड़ थी, होटल पहुंचे वहां जबरदस्त भीड़ थी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन तस्वीरों की आदत बन जाए, मेडल्स की आदत बन जाए। एक गोल्ड मेडल पर जितना प्यार मिल रहा है वो अगले ओलंपिक तक, जिसमें 3 साल बचे हैं, यानी पेरिस ओलंपिक तक हम 10 मेडल लाने वाला राष्ट्र बन चुके हों। और ये क्यों कह रहा हूं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा इसको देखिए। टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड आया है हमको, और हम ये चाह रहे हैं, हमारा जो टारगेट है कि हमको पेरिस ओलंपिक तक 10 गोल्ड मेडल जीतने हैं। ये 10 की बात कर रहा हूं। और ये 10 कैसे आएंगे 2024 में, कैसे, वो आपको दिखा रहा हूं। और ये 2020 गलत नहीं है, टोक्यो 2020 में ही होना था, 2021 में हुआ है कोरोना की वजह से। अब आपके सामने रखता हूं कि ये बात कहने की नौबत क्यों आ रही है, जरा आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। जरा इतिहास के पन्नों में जाइए। 60 साल में भारत कैसे पीछे हो गया, आपको यह दिखाना चाहता हूं। भारत को 1960 में रोम ओलंपिक की बात कर रहा हूं। सबसे पहले रोम ओलंपिक में भारत को 1 मेडल मिला था और भारत का स्थान था 32वां। और इसी रोम ओलंपिक में 1960 में चीन को भी 1 मेडल मिला था और चीन का भी स्थान था 32वां। और आज की तारीख में हम कहां आ गए, 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7 मेडल मिले। भारत को 7 मेडल मिले और भारत का स्थान है 48वां। और उसी चीन को, जो 1960 में हमारे बराबर में खड़ा था, उस चीन को 88 मेडल मिले और वो दूसरे पायदान पर है। हमने एक साथ चलना शुरू किया 1960 के हिसाब से बात करें तो, और चीन जो है वो दूसरे पायदान पर पहुंच गया, हम 48वें पर हैं। ये कैसे हुआ, आज आपको इस क्लास में ये समझाऊंगा और इसी पर चर्चा भी करूंगा कि कैसे हम एक नहीं 10 गोल्ड मेडल लाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जब हम खिलाड़ी की बात करते हैं, किसी भी खिलाड़ी की, उसको समझिए। थोड़ी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर खिलाड़ी को हम हीरा कहें
और ये अगर हीरा है आपका और इसके अंदर अगर आप खिलाड़ी को रखते हैं जिसको तराश कर और सुंदर खूबसूरत हीरा बनाना है, तो इस हीरे के 4-5 हिस्से हैं। सबसे पहले यहां पर आता है परिवार, जिसका अगर सपोर्ट नहीं होगा तो समझिए खिलाड़ी कुछ नहीं हो सकता, कोई भी हीरा आगे नहीं निकल सकता। परिवार ही है सबसे पहले। अब आप नीरज चोपड़ा को देख लीजिए, उनके परिवार में जेवलिन थ्रो का किसी ने नाम नहीं सुना था, लेकिन कहा जाओ खेल लो अगर तुम्हारा मन है तो। दूसरा सपोर्ट जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमारा और आपका, पब्लिक का। ये दूसरा कोना है इस हीरे को तराशने के लिए। तीसरा ही जो कोना है वो है सरकार, सिस्टम, जिसकी हम बात करते हैं कि सिस्टम से खिलाड़ी हार जाता है कई बार, और सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये तय करने के लिए कि खिलाड़ी हीरा बनेगा या नहीं बनेगा। और चौथी चीज जो होती है वो होती है कोच। सब खिलाड़ी की बात करते हैं, परिवार की बात हो जाती है, पब्लिक कितना सपोर्ट करती है, सरकार कितना सपोर्ट करती है, लेकिन वो कोच जिसके पास जब खिलाड़ी पहुंचता है तो कुछ भी नहीं होता, और वो कैसे खिलाड़ी को ऊपर ले जाता है, वो ट्रेनिंग जो खिलाड़ी को खिलाड़ी बनाती है, जो किसी नीरज चोपड़ा को नीरज चोपड़ा बनाती है, उसका कोई जिक्र नहीं होता। तो ये चारों मिलकर, परिवार, पब्लिक, सरकार, सिस्टम, सुविधाएं और कोच और ट्रेनिंग, ये मिलकर इस हीरे को तराशते हैं जिसको हम खिलाड़ी कहते हैं। और ये कैसे होता है, इसको हमको कैसे बेहतर करना है कि एक नहीं 10 गोल्ड आए, आज इस क्लास में आपको ये बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सरकार, सिस्टम और सुविधाओं की बात करना चाहता हूं। नीरज चोपड़ा का नाम, इस खिलाड़ी का नाम तो सब ले रहे हैं, सबको सेल्फी चाहिए नीरज चोपड़ा के साथ, ऐसे कैमरा निकल गया, सेल्फी सेल्फी, भैया एक, भैया मेरे साथ सेल्फी, सब बोल रहे हैं। इस आदमी को पहले सेल्फ पे ही छोड़ दिया गया था कि अपने हिसाब से देख लो। नीरज चोपड़ा की कहानी सुनिए। पानीपत में जहां से ये आते हैं वहां जेवलिन के लिए कोई सुविधा ही नहीं थी। जिस ट्रैक पर आप देखते हैं कि ये दौड़ते हुए गए और फेंक दिया भाला, वहां कीचड़ भरे ट्रैक होते थे पानीपत के अंदर। वहां इस आदमी ने सपना देखा कि मैं इस कीचड़ भरे ट्रैक में भी भारत के लिए गोल्ड लेकर आ सकता हूं। फिर पानीपत से निकले और पंचकुला चले गए, क्योंकि वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर था जहां पर ये फल फूल सकते थे। लेकिन वहां पर जाकर इनको पहली बार सिंथेटिक ट्रैक मिला जिस पर दौड़ते हैं। अभी आप देख रहे थे ना, जो फाइनल देख रहे थे, उसमें जो ट्रैक होता है वो इनको पंचकुला जाकर मिला, अपने पानीपत में नहीं मिला। उसके बाद ये 2015 में नेशनल गेम्स के लिए केरल चले गए। वहां जब गए तब इनको पता चला कि अच्छी क्वालिटी का वो जो भाला होता है जेवलिन, वो कैसा होता है। ये भारी भारी भाला उठाकर फेंके जा रहे थे, इतनी इनकी काबिलियत थी। और जो वो जेवलिन अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में यूज करते हैं, ओलंपिक में करते हैं, वो 800 ग्राम का होता है। वहां पहली बार केरल में गए तब इनको पता चला कि भाई ऐसा भाला फेंकना होता है। मैं तो कुछ और फेंक रहा था, इंजरी हो जाती, बहुत भारी होते थे, चोट लग जाती थी उससे, उन भालों से। अब जब ये मिला अच्छा वाला भाला तो इनको पता चला कि भाई जेवलिन दूर तक फेंक सकते थे। तो ये नीरज चोपड़ा की कहानी है। और इसीलिए मैंने कहा कि यहां जो हम कह रहे हैं कि सरकार, सिस्टम और सुविधाएं, इसने कैसे काम किया है ये आपको अभी बता रहा हूं कि ये इसको हल्के में मत लीजिए। 10 गोल्ड मेडल और चीन से बराबरी करनी है तो इस पर काम करना होगा। सेल्फी वाला मोड लिया और चल गए, भूल गए, फिर 15 दिन बाद कौन नीरज चोपड़ा, वो नहीं चलेगा इस देश में। अगला आपको दिखाता हूं। अगला देखिए, लवलीना बोरगोहेन। ओलंपिक से पहले होटल में इनको प्रैक्टिस करनी पड़ी बॉक्सिंग की। यहां आई थी, कोरोना फैल गया, होटल में बंद हो गई और इनको यहीं होटल में प्रैक्टिस करनी पड़ी, क्योंकि इनको बाहर निकाला नहीं जा सका, सुविधा दी नहीं जा सकी। तो वहां इन्होंने की। शुरुआत में ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी जाना पड़ता था। ये बिल्कुल शुरुआत की बता रहा हूं, एकदम जब इन्होंने शुरुआत की थी। चलिए होटल में कोरोना की वजह से फंस गई तो उसको समझा जा सकता है, लेकिन बॉक्सर को ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी जाना पड़े अपने गांव से, और तब वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना देखे, सोचिए कितनी बड़ी बात होती है। तो इसको सुधारना है। मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में उनको सिल्वर मेडल मिला है। मणिपुर में उनके गांव में कोई ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं था भाई। वेट लिफ्टिंग कहां सीखती, कहां क्या करती, किसी को कुछ पता नहीं था। फिर भी इस महिला ने सोचा कि नहीं, मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है। ये इस देश की कहानी है। 50 से 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उनको प्रैक्टिस करने के लिए। लोहे के बार की जगह बांस के बार का इस्तेमाल करते थे। वो जो साइड में लगता है वो लोहे का नहीं मिलता था तो बांस का लगा लेती थी। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के लिए गाड़ी नहीं थी, ओला उबर इस तरीके की कोई सुविधा नहीं थी कि बुक किए और चले गए। तेरा पैसा भी नहीं था भाई।
तो क्या करती थी, ट्रक से लिफ्ट लेती थी। जो ट्रक वाला भैया जा रहा है उसको बोलती भाई थोड़ा आगे छोड़ दो कि मुझे 50-60 किलोमीटर जाना है। ये मेडल जीतने के लिए इन लोगों ने किया है। और आपको विजुअल दिखाना चाहता हूं, अगर वो विजुअल दिखाइए, जब ये मेडल जीत कर आई मीराबाई चानू, तो उन्होंने उन्हीं ट्रक ड्राइवर्स को बुलाया और उनको सम्मानित किया। कितनी इंस्पिरेशनल कहानी है। लेकिन एक गोल्ड मेडल से 10 गोल्ड मेडल तक जाना है अगले 3 साल में, तो यह तय करना होगा कि कोई और मीराबाई चानू जो है उसको ट्रक से ट्रेनिंग के लिए ना जाना पड़े, उसको 60-70 किलोमीटर ट्रेनिंग के लिए ना जाना पड़े। सेल्फी सब खिंचवा लेंगे, लेकिन उसके पहले सेल्फ सफिशिएंट तो बनाइए उनको। और वो इस देश में हो रहा है, थोड़ा आऊंगा उस पर अभी। अब बात करता हूं कि खिलाड़ियों की तो सब बात कर रहे हैं। हमने बात की कि कैसे सरकार, सिस्टम और सुविधाओं की बात हम कर रहे हैं। अब जरा इनकी कोच की और ट्रेनिंग की बात करना चाहता हूं, क्योंकि कोच और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी कैसे निकलकर उस कोच तक गया, जब पहुंचा तो वहां क्या था और उस कोच ने उसको क्या से क्या बना दिया, यह सबसे दिलचस्प कहानी होती है। नीरज चोपड़ा की तो सब बात करते हैं, मीराबाई चानू की सब बात करते हैं, उनके कोच जिसने उनको वो बनाया जो आज वो हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं करता। और उनकी चर्चा जरूरी है अगर 1 से 10 गोल्ड मेडल तक जाना है। आपको सबसे पहले दिखाता हूं नीरज चोपड़ा के कोच के बारे में। नीरज चोपड़ा के जो कोच है क्लोज बार्टोनिट्स, ये जर्मनी से आते हैं। ये उनके कोच हैं, चश्मे वाले भाई साहब। 2019 से इनको ट्रेन कर रहे हैं। और ये वो कोच हैं जो खुद 100 मीटर से ज्यादा फेंक चुके हैं जेवलिन, और बायोमेट्रिक्स के एक्सपर्ट है, बायोमैकेनिक्स के। तो इन्होंने जो इनकी टेक्निक थी, आज भी आप किसी से बात कीजिए तो वो बताता है कि नीरज चोपड़ा की टेक्निक बहुत जबरदस्त फेंकने की, वो इस व्यक्ति की वजह से। लेकिन इनकी कोई चर्चा आज की डेट में नहीं हो रही उतनी। इन्होंने चोट से रिकवरी में मदद की। नीरज को चोट लगी थी एल्बो में और ऐसा लग रहा था कि अब खेल नहीं पाएंगे, लेकिन इन्हीं ने मदद की। एक और कोच थे, उन्होंने मदद की। इन्होंने टेक्निक में सुधार किया, लॉकडाउन में भी साथ में काम किया, तब जाके आज जिस नीरज चोपड़ा के इंटरव्यू के लिए हम लोग घूम रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, वो नीरज चोपड़ा बन पाया। तो वैसे कोचेस हमको चाहिए होंगे अगर एक की जगह 10 मेडल चाहिए। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग कोच हैं विजय शर्मा, 2012 से कोच है, आज से नहीं, उस जमाने से जब लिफ्ट लेके जाती थी ट्रक वालों से। रियो के बाद ये हार मान गई, क्योंकि रियो में आपको याद होगा ये उठा नहीं पाई थी, सपोर्ट नहीं मिला उस तरीके से, निराश हो गई पूरी तरीके से, इनको लगा जीवन खत्म हो गया। यही विजय शर्मा हैं जिन्होंने कहा कि नहीं तुम मेडल जीतोगी। खुद इनके लिए खाना बना बना के इनको देते थे, खिलाते थे, मतलब जैसे एक बाप करेगा वैसा करते थे, और तब जाके मेडल आया है। इसलिए ऐसे कोचेस की जरूरत है अगर एक नहीं 10 गोल्ड मेडल चाहिए। रवि दहिया फ्री स्टाइल कुश्ती कोच, उनके कमाल मलिको रूस के हैं, और भारत के अनिल मान भी इनके कोच हैं। अप्रैल 2021 से इनको कोचिंग दे रहे थे और तब जाकर इनको मेडल मिला है। और इनको टॉप्स के तहत सरकार लाई थी। वो टॉप्स क्या है अभी आपको बताऊंगा। बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल कुश्ती करते हैं, इनके कोच है शाको बेंटिनिडिस, ये जॉर्जिया के हैं। और ऐसा ऐसा नाम है कि लेने में जवान लड़खड़ा जाए। और आप सोचिए कैसे ट्रेनिंग होती होगी। हरियाणवी छोरा है, उसको जॉर्जिया का शाको बेंटिनिडिस समझा रहा है, वो जो बोलते होंगे इनको कितना समझ में आता होगा, और ये जब हरियाणवी में बोलते होंगे तो उनको कितना समझ आता होगा। लेकिन बाप और बेटे जैसा रिश्ता है इनका। भाषा बैरियर नहीं बनती जब आपको किसी को आगे बढ़ाना हो, इसलिए कोच की बड़ी जरूरत है। लवलीना की बात कर रहा था, बॉक्सर, इनके कोच हैं रफेल बर्गमास्को, 2017 में भारतीय टीम से जुड़े थे, और ये इनके कोच है। पीवी सिंधु, इनके कोच है पार्क ताई सांग, ये साउथ कोरिया से आते हैं। सितंबर 2019 से सिंधु को कोचिंग दे रहे हैं। पुरुष हॉकी टीम, उसके कोच है ग्राहम रीड, ऑस्ट्रेलिया से हैं, 2019 से कोचिंग दे रहे हैं। और ये सारे विदेशी कोच कैसे आए वो आपको बताना चाहता हूं। एक बड़ी जबरदस्त योजना है। तो ये कोच ट्रेनिंग सरकार की बात हो गई, परिवार और पब्लिक पकड़ के रखिएगा, परिवार तो साथ खड़ा हो ही जाता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब इसकी बात की सरकारों की और सिस्टम की, तो आप देखिए कि खिलाड़ी पर जो हम खर्च कर रहे हैं वो कितना है। अगर 10 मेडल की उम्मीद कर रहे हैं तो वो खर्च भी तो बढ़ाना पड़ेगा, और वो खर्च कैसे बढ़ा उस पर आऊं, उससे पहले जो स्थिति है वो देख लीजिए। भारत में प्रति खिलाड़ी
कितना हम खर्च करते हैं? 3 पैसा। अगर आप आबादी के हिसाब से जाइएगा तो हम 3 पैसा एक खिलाड़ी पर खर्च कर रहे हैं प्रतिदिन की बात कर रहा हूं। और चीन के लिए ये 6 पैसा प्रतिदिन है, पर डे। यानी हमसे अगर आप देखिएगा तो जस्ट डबल खर्चा कर रहा है चीन, और इसीलिए उसको मेडल भी आ रहा है। अगर इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर चाहिए, मेडल चाहिए, तो इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, आपको ट्रेनिंग पर खर्च करना होगा, प्लेयर्स पर खर्च करना होगा, कोच पर खर्च करना होगा, तब जाकर बढ़ेगा। ये 3 पैसा से काम चलेगा। पैसा खर्च कीजिएगा 3 तो परफॉर्मेंस होगा 2 कौड़ी का। लेकिन यहां सरकार ने जो किया वो भी आपको बताना जरूरी है। नरेंद्र मोदी सरकार एक स्कीम लेकर आई, टॉप्स। और ये टॉप्स क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये अगर इसको आप मिला दीजिए TOPS, टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई और 2014 में लेके आई। जब जैसे नरेंद्र मोदी सरकार में आए, बोले कि ओलंपिक का जो पोडियम जहां मेडल मिलता है उसको टारगेट करने के लिए एक व्यवस्था कीजिए, और सारी संसाधन और सुविधाएं विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इन खिलाड़ियों को विदेशी कोच लाए गए। अभी आपने देखा ना, जो मैं आपको बता रहा था, सबके विदेशी कोच थे। वो कैसे हुआ? इसी टॉप्स के टारगेट में नरेंद्र मोदी ने रखा कि इनको बेस्ट सुविधा दीजिए। 2014 में देना शुरू किया तो उसका रिजल्ट 2021 में आना शुरू हुआ है। एक दिन का खेल नहीं होता ये। और इसलिए आपको बताता हूं इस टॉप्स के तहत कितना खर्च हुआ वो देखिए। मीराबाई पर कितना खर्च हुआ आपको वो दिखाता हूं। मीराबाई चानू, जिनको अभी आपने देखा कि उनको मेडल मिला है, उन पर इसी टॉप्स के तहत 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खिलाड़ी पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आज इनाम देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस वक्त ये 2.5 करोड़ खर्च हो रहे थे जब इन खिलाड़ियों को कोई जानता नहीं था। और ये मीराबाई चानू, इनको लगा था कि अब ये कर नहीं पाएंगी, आगे बढ़ नहीं पाएंगी। विनेश फोगाट जो रेसलर है, मेडल से चूक गई। इनके ऊपर कितना खर्चा किया गया? 1 करोड़ 30 लाख रुपया इनके ऊपर खर्च किया गया। कोई छोटी मोटी रकम है? खिलाड़ियों को, इन खिलाड़ियों पे खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। रवि दहिया, जिनको मेडल मिला, इसी स्कीम के तहत उन पर भी सारा खर्चा किया गया। उनको कोच मिले, ट्रेनिंग मिले, ये सब किया गया। सिल्वर मेडल लेकर आए वो, उन पर भी इसी के तहत खर्च किया गया। और जो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं, नीरज, उनके ऊपर कितना खर्च हुआ आपको पता है? आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि गोल्ड ऐसे ही नहीं आता। 7 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किए हैं नीरज चोपड़ा के ऊपर। 7 करोड़ कैसे खर्च हुए नीरज चोपड़ा पर, वो आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप देखिए 32 खिलाड़ी और जिनके ऊपर इस तरीके से टॉप्स के तहत पैसा खर्च किया गया कि इनको स्टार बनाओ। और इन 32 खिलाड़ियों पर 44 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए गए। रियो ओलंपिक के बाद खेल मंत्रालय ने कुल 1170 करोड़ रुपए खर्च किए इन खिलाड़ियों के ऊपर। रियो ओलंपिक के बाद की बात बता रहा हूं। तो ये मेडल हवा में नहीं आते हैं। 1 से 10 तक पहुंचना है तो हर राज्य को भी करना पड़ेगा, सिर्फ केंद्र की तरफ से बात नहीं बनेगी। और जिन नीरज चोपड़ा की बात कर रहा हूं, उनके लिए जो 7 करोड़ बता रहा था वो कैसे हुआ? 450 दिन की ट्रेनिंग वो इनकी हुई विदेश के अंदर। अब आप विदेश भेजेंगे, अभी 3 महीने वो विदेश में थे। ये नीरज चोपड़ा के लिए आपको बता रहा हूं, नीरज की बात बता रहा हूं। 450 दिन की ट्रेनिंग। जर्मन कोच, इसमें अभी आप जोड़ दीजिए जर्मन कोच। जर्मन कोच क्या मुफ्त में कर रहे होंगे? उनको पैसा दिया गया कि भैया बेस्ट कोच लगाओ। डॉक्टर, उनके ऊपर जो खर्चा हुआ वो सरकार ने उठाया। 1167 दिन की ट्रेनिंग हुई पटियाला के अंदर, और 177, अब आपको दिखाता हूं, 177 जैवलिन खरीदे गए नीरज चोपड़ा के लिए। एक जैवलिन कितने का होता है आपको पता है? 1.25 लाख रुपए का। 1.25 लाख रुपए का एक जैवलिन आता है।
800 ग्राम उसका वजन होता है इंटरनेशनल जेवलिन, और वैसे 177 खरीदे गए। 74 लाख रुपए में एक जेवलिन मशीन खरीदी गई। और मशीन के अगर आपको विजुअल दिखाऊं, ये जरा ये यहां डालिए मशीन के विजुअल। ये मशीन का विजुअल है। इसमें भाई ने जो ये पकड़ा हुआ है, इसको आप पकड़ के जैसे जेवलिन फेंकते हैं वैसे ही आपको फेंकना। ये ऊपर तक जाता है, नीचे आता है, पूरा जोर यहां से लगता है, टेक्निक बेहतर हो जाती है, आपका पोस्चर बढ़िया हो जाता है, और बस इसको पकड़कर फेंकते जाइए। ये मशीन जो है 74 लाख रुपए की खरीदी गई है। तो एक दिन में अवार्ड नहीं आते, एक दिन में मेडल नहीं आता, ये चीज समझनी होगी हम सारे लोगों को। और इसीलिए मैंने कहा कि तैयारी पूरी चाहिए, तभी 10 मेडल आएंगे। सिस्टम के सपोर्ट का कितना जरूरी होता है वो आपको एक और कहानी बताना चाहता हूं कि कैसे सिस्टम सपोर्ट करे तो चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। अब आप देखिए, कोई भी खिलाड़ी, अभी नीरज चोपड़ा की उम्र कितनी है? 23 साल की उम्र है। मां बाप को जेवलिन के बारे में पता नहीं, उनको लगेगा कि क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नौकरी का क्या होगा। तो नीरज चोपड़ा की कहानी में 2015 का ट्विस्ट आपको बताता हूं। 2015 में राजपुताना राइफल्स की एक टीम पंचकुला चली गई। नीरज चोपड़ा उस वक्त 17 साल के थे। उस टाइम ही नीरज चोपड़ा 70 मीटर से ऊपर भाला फेंक रहे थे, जो अभी इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े लोग नहीं फेंक पाए। रेजिमेंट की टीम, उनके कोच ने सिफारिश की कि नीरज चोपड़ा को सेना में ले लेना चाहिए, इस लड़के में कमाल की प्रतिभा है। उनको दिख गया। रेजिमेंट की टीम नीरज चोपड़ा के गांव गई, उनके माता पिता से मिली, उनको समझाया कि हम आर्मी के लोग हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, बेटे को सपोर्ट करेंगे। आर्मी के सपोर्ट ने नीरज चोपड़ा को पटियाला के नेशनल कैंप्स में भेज दिया। नीरज की ट्रेनिंग में लगातार आर्मी सपोर्ट करती रही। उनके परफॉर्मेंस पर उन्हें नायब सूबेदार बना दिया गया। और नायब सूबेदार अगर आप आर्मी में रह के बनिएगा तो 20 साल लग जाते हैं। एशियन गेम्स के बाद जब उनको मेडल मिला तो उनको फिर सूबेदार बना दिया गया। सूबेदार बनने में 30 साल जो है एड़ी रगड़नी पड़ती है सेना के अंदर। टोक्यो गोल्ड अभी जो मिला है, इसके बाद कहा जा रहा है कि उनको सूबेदार मेजर की पोस्ट जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन जिस 1 से 10 मेडल की बात कर रहा हूं, टॉप स्कीम की बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने आते ही कहा कि ये करना चाहिए, ये यहां से निकलती है, इस सोच से निकलती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सोच तब की थी जब वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे। आपको एक उनका पुराना वीडियो दिखाता हूं, उसको जरा सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे ये ऐतिहासिक परफॉर्मेंस इस बार ओलंपिक में हुआ है। जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के पहले की उनकी सोच थी कि अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मेडल आना कोई बड़ी बात नहीं। और वही हुआ इस बार कि मेडल आया, क्योंकि सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिला, परिवार से मिला, बेहतर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने लगा। और इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज को समझेंगे कि कैसे सरकार की सपोर्ट की बात हो गई, एथलीट्स को कैसे सपोर्ट करना है, कोचेस को वो बात हो गई, परिवार की बात हो गई, लेकिन हमारे आपके सपोर्ट की भी बात होती है। नीरज से आज जब टाइम्स नाउ भारत ने बात की तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने कहा कि आप हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, जिस तरीके से आज कर रहे हैं हम और गोल्ड मेडल लाएंगे। यही बात हम कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप चाइना को देखिएगा, चाइना हारे हुए एथलीट के साथ क्या करता है, इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। वहां पे बैडमिंटन मेंस डबल्स फाइनल चीन के खिलाड़ी ताइवान से हार गए, जो ताइवान उनके लिए दुश्मन देश है। ताइवान को गोल्ड मिला, चीन को सिल्वर। चीन ने अपने खिलाड़ियों को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, चीन ने अपने खिलाड़ियों को कमजोर कहना शुरू कर दिया, चीन ने इसे ओलंपिक इतिहास की सबसे बड़ी हार करार दे दिया। और ऐसी हालत हो गई कि इन लोगों को घर जाने में नानी याद आ गई कि जाएं कि नहीं जाएं, पता नहीं क्या होगा वहां पर।
क्योंकि ताइवान से हार को चीन हजम नहीं कर पाया। मेडल टैली में अमेरिका से पीछे हो गया तो ऐसा लगा कि बुखार छूट गया। अमेरिका ने 39 गोल्ड जीते हैं, चीन ने 38 जीते हैं, 1 गोल्ड का फर्क है। लेकिन यह तमाशा हो गया, बताइए। तो हमारा और आपका ये सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, इसको भी ध्यान रखें। और इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये जो मैंने दिखाया था वो हीरे वाली बात, अगर वो हमने कर लिया तो 10 गोल्ड मेडल अगली बार कोई नहीं रोक सकता। न्यूज की पाठशाला में अब वक्त है सोशल साइंस की क्लास का। इस क्लास में कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका कि स्कूल अभी खोले जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, आपके बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए या नहीं। संसद की एक स्थायी समिति को यह काम दिया गया था कि जरा देखिए ये स्कूल भेजने का क्या मामला करना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, कितना खतरनाक है स्कूल खोलना या ना खोलना। सच में बच्चों का यही हाल हो गया है, उनको अब अपना स्कूल ही याद नहीं रहा, ऐसी हालत हो गई है। लेकिन स्कूल खुलने और ना खुलने दोनों के अपने रिस्क हैं। शिक्षा के मामले की संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट जो कह रही है उसको बड़ी गंभीरता से लेने और संतुलित सोच से अपनाने की सलाह दी गई है। आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि दरअसल इसमें कहा क्या गया है, वो आपके सामने रखता हूं कि स्थायी समिति ने कहा क्या। दरअसल स्थायी समिति कह रही है कि स्कूल खोलने और स्कूल न खोलने दोनों में खतरा है, और न खोलने दोनों में खतरा है। आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं। ग्राफिक्स क्या कह रही है, जल्दी से जरा इसकी जानकारी देता हूं आपको कि खोलने और न खोलने का क्या खतरा है। स्कूल नहीं खुलने पर संसदीय समिति कह रही है कि परिवार का माहौल बिगड़ रहा है, बच्चे घर में हैं और घरेलू काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं, बच्चे परिवार में जो तनाव है वो बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब बच्चे अगर वहीं पर हैं, खेल रहे हैं, माँ बाप भी घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनको दिक्कत होती है, वहां लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, इसका इंपैक्ट बच्चों पर पड़ता है। पेरेंट्स की अनबन जो होती है उसका बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर, कम उम्र में लड़कियों की शादी करने का लोग सोच रहे हैं कि छोड़ो अभी स्कूल नहीं जा रही, इसकी शादी कर दो। और खोलते हैं तो क्या खतरा है, खोलने पर खतरा यह है कि 7 दिन के एवरेज जो नए केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस बीच कैसे आप जो है खोलिएगा स्कूल, माँ बाप को चिंता है भाई कि कैसे बच्चे को भेजें। 8 जुलाई को 42,000 केस थे, 42,100, और ये 8 अगस्त को 39,000 के आसपास है, 39 के, तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, आर वैल्यू जो होती है वो आर वैल्यू अभी बनी हुई है। आर वैल्यू क्या होती है कि एक आदमी जो है वो कितने और दूसरे लोगों में कोरोना फैला सकता है, तो ये अभी बना हुआ है। मई में 1.7 था ये, मतलब एक आदमी जो है वो एक से ज्यादा लोगों को कोरोना फैला रहा था। फिर ये घट गया और घट के 0.6 हो गया जून में। उसके बाद अभी के आप बात कीजिएगा, अगस्त में जब हम बात कर रहे हैं कि स्कूल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, तो ये फिर बढ़कर 1.01 हो गया है, यानी एक आदमी एक और आदमी को कोरोना फैला रहा है। और अभी हिमाचल में स्कूल खुला तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर 50 बच्चों में कोरोना फैल गया। तो हमको लगा कि इस पर आपको जानकारी देने के साथ साथ शिक्षा की संसदीय समिति में बीजेपी के जो नेता हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, उनसे बात करनी चाहिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आज जो बड़ी दुविधा है, आपकी रिपोर्ट अभी मैंने थोड़ी दर्शकों को बताई समिति की कि स्कूल खुले तो दिक्कत, नहीं खुले तो अलग दिक्कत, क्या करना चाहिए सर? देखिए, ये सब लोग जानते भी हैं, मगर जितनी चर्चा स्कूल खोलने के कारण होने वाले जो भी संकट है या जो भी धोखा हम मोल लेते हैं, कुछ खतरा मोल रहे हैं, उसकी जितनी चर्चा हो रही है, जो स्वाभाविक है, बड़ी मतलब आवश्यक भी है, उतनी चर्चा स्कूल न खोलने के कारण जो हानि हो रही है उसकी नहीं हो रही। तो समिति ने अपने विवेक के अनुसार इस मुद्दे के ऊपर समस्त जनता का ध्यान आकर्षित किया है, शिक्षाविदों का, शिक्षा संचालकों का, सरकार के अंदर जो शिक्षा विभाग का काम देख रहे हैं उन तमाम अधिकारियों का, कि स्कूलें न खोलने के कारण भी खतरे कुछ कम नहीं होते, कि अलग तरीके के खतरे हैं, मगर खतरे हैं। बरसों तक या महीनों तक स्कूलों में न जाना, घरों में ही बैठे रहना, जैसे आपने अभी उल्लेख किया कि
घर के अंदर जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं, परस्पर संबंध, उन पर भी एक छाया उसकी आ जाती है। दूसरी बात यह कि घर का माहौल जहाँ छोटे घर है वहाँ हमेशा पठन पाठन शिक्षा दीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होता। तीसरी बात है कि जब आपको ऑनलाइन शिक्षा देनी है तो स्वाभाविक रूप में वो सारे संसाधन, कंप्यूटर है, आपका आईपैड है या स्मार्टफोन है, इससे आपका संपर्क आना बड़ा स्वाभाविक है, उसके सिवा ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता। मगर केवल उतना ही उसका उपयोग छात्र करेगा ये भी जरूरी नहीं, उसके कारण और नए नए खतरों को हम मोल ले रहे हैं। तो इन सारे विषयों पर हमने ध्यान आकर्षण करते हुए कुछ उपाय भी सुझाए हैं, जिसमें हमने सर्वेक्षण की बात भी कही है और एक महत्वपूर्ण बात कही है कि हर जिले में एक शहरी क्षेत्र का और हर तहसील में एक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय इस पद्धति से बनाया जाए जो डिजिटल शिक्षा प्रणाली का एक बहुत ही आदर्श वहाँ पर प्रस्तुत कर पाए, ताकि उसको देख के वो एक मॉडल डिजिटल स्कूल होगा, उसको देख के अन्य ग्रामीण विद्यालय और शहरी विद्यालय भी उसका अनुकरण कर पाए। और सर ये तो बनने में समय लगेगा सर, तब तक क्या स्थिति होगी? अभी तो लोग इस बात को सोच रहे हैं कि अभी भेजें या नहीं भेजें। हिमाचल में भेजा तो 50 बच्चों को कोरोना हो गया सर। नहीं, इसलिए विवेक से ही निर्णय करना पड़ेगा। मगर जैसे हमारा कुल मिलाकर इसका तात्पर्य केवल इतना ही निकलता है कि स्कूल चाहे बंद रहे मगर शिक्षा निश्चित रूप में जारी रहे, और वो शिक्षा केवल डिजिटल माध्यम से अपने घर में बैठे नहीं हो सकती। इसलिए अन्य उपायों की भी चर्चा, जैसे हमने उसमें ये कहा है कि जिसको पीयर लर्निंग बोलते हैं, कि बड़े कक्षाओं के छात्र छोटी कक्षाओं के छात्रों को पढ़ा सकते हैं, इस पर थोड़ा बल देना चाहिए। छोटे छोटे समूहों में खुले आसमान के अंदर भी अगर हम पठन पाठन थोड़ा सा अध्यापन अध्ययन कर सकते हैं तो उसके प्रयोग होने चाहिए। कई गांवों में हमने देखा है कि खुले मैदान में भी पाठशालाएं लगी, उसका एक बार अध्ययन करके वो कैसे उपयोगी हो सकता है, इसकी चर्चा करनी चाहिए। ऐसे तरह तरह के उपायों के बारे में एक आकलन बने, जिसके कारण एक विवेक के आधार पर लोग निर्णय कर पाए। सर एक छोटा सा जवाब दीजिए सर, क्या इस साल आप स्कूल खुलते देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जो सुगबुगाहट इस विषय में सुन रहा हूं मैं, कई जगह प्रयोग हो रहे हैं, बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के इरादे से कुछ काम चल रहा है। अल्टरनेट डे स्कूल, आज अगर 5वीं की कक्षा का है तो कल 6वीं की होगा, परसों 8वीं का, इस तरीके का कुछ न कुछ। मगर एकदम से स्कूल को ताला, इस व्यवस्था से थोड़ा हम आगे मतलब आप कह रहे हैं जैसे हम लॉकडाउन फेज वाइज हटाते हैं, वैसे ही स्कूल को भी फेज वाइज खोलना, देखना कि रिस्पांस क्या है वो किया जा सकता है। पेरेंट्स से भी हमने थोड़ा बात की सर, उनका रिएक्शन क्या आया वो भी आपको सुनवाता हूं। ऑनलाइन क्लासेस के साथ हमारा इतना हैक्टिक शेड्यूल हो गया है कि घर का काम करें, बच्चों के साथ हम क्लासेस अटेंड करें। मेरी तो दोनों बेटियां बहुत छोटी हैं तो मुझे भी इनके साथ दोनों क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। आफ्टर क्लासेस इनके होमवर्क करवाने पड़ते हैं, स्कूल वाले अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी हम लोगों को इनके साथ बैठना ही पड़ता है, इनके साथ काम करवाना पड़ता है, क्योंकि अभी दोनों बहुत छोटे हैं। बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा स्कूल ओपन हो, हम भी चाहते हैं बच्चे के स्कूल ओपन हो। बच्चे बहुत बोर हो गए हैं घर पे, लेकिन अभी कोरोना वायरस का बाहर इतना डर है हमें, और बच्चों की अभी वैक्सीनेशन भी नहीं आई है, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट जल्द से जल्द वैक्सीनेशन अरेंज करे बच्चों की, और जल्दी से जल्द इनको वैक्सीनेट करा के हम स्कूल भेज पाएँ। सर एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि जो माँ बाप बहुत परेशान है इस बात को लेकर कि बच्चों के करियर का क्या होगा अगर स्कूल नहीं खुले, और जो इस बात को लेकर परेशान है कि कोरोना हुआ तो फिर मेरे बच्चे को बचाएगा कौन, उन दोनों के लिए एक एक सलाह क्या है छोटे में सर? नहीं, ऐसा है कि करियर केवल 1 या 2 सालों की शिक्षा पर निर्भर नहीं है। 1 या 2 साल मान लीजिए शिक्षा में कुछ व्यत्यय, कुछ रुकावट आई भी, तो भी मैं मानता हूं कि करियर पूरा प्रभावित होगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं, और उसके प्रति गंभीरता जरूर होनी चाहिए, मगर हड़कंप होने की, पैरानोइया होने की जरूरत नहीं है। ये जो मतलब मानते हैं कि उससे क्या होगा, उनके लिए ये सलाह है या मेरा दृष्टिकोण है। दूसरा आपका प्रश्न था कि जिनको कोरोना हो गया तो क्या होगा, यही है ना जी? हाँ, तो कोरोना का डर जिन छात्रों को है या उनके अभिभावकों को है, उनको मैं यही कहूंगा कि जो कोरोना की सावधानियां है वो पूरी तरीके से बरतते हुए ही स्कूलों में प्रवेश करना चाहिए।
अभी सरकार विभिन्न तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रही है। तो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, इन सभी को भी अगर अधिक गति से और प्रायोरिटी से प्राधान्य देते हुए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो स्कूल खोलने लायक वातावरण भी बनेगा। और घरों में भी मैं मानता हूं कि ये सारे जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन हमने करना चाहिए। बहुत शुक्रिया विनय जी, आप आए और थोड़ा जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है उसको दूर किया है। हमारा कोशिश भी यही थी कि इतना लोड भी मत लीजिए कि 2 साल बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फिर पता नहीं अब उसके करियर का क्या होगा, और इतना लोड भी मत लीजिए कि जब सबके लिए स्कूल खुलेगा तो आपके बच्चे के ऊपर ही कोई आपदा आ जाएगी। धीरे धीरे फेज वाइज स्कूल खुलने चाहिए, नहीं खुलने के अपने संकट हैं वो भी बता रही है सरकार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, पाठशाला में जल्द लौट रहे हैं। और न्यूज की पाठशाला में अब सोशल साइंस की क्लास का चैप्टर 2। स्कूल नहीं खुले, क्लास नहीं लगी, परीक्षा नहीं हुई, लेकिन जब रिजल्ट आउट हुआ तो हंगामा हो रहा है। झारखंड में एक बड़ा विवाद हो गया है। वहां 12वीं में करीब 34,000 बच्चे फेल हो गए। फेल स्टूडेंट्स जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। धनबाद में डीसी दफ्तर में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस और एसडीएम ने उन पर लाठियां भांज दी। ये सभी 12वीं के नतीजों का विरोध कर रहे थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बच्चे ये 12वीं के नतीजों का विरोध कर रहे थे और इन पर ही लाठियां बरसी। इन बच्चों का कहना है कि जब 12वीं के नतीजे 11वीं के आधार पर निकाले गए हैं और 11वीं में वो पास हैं तो फिर 12वीं में फेल कैसे हो गए। तो अब आप समस्या को समझिए। बच्चियां ठीक कह रही हैं कि भाई जब ये फैसला आ गया कि 11वीं के नतीजों के आधार पर आप 12वीं का नतीजा निकालेंगे और उसमें आप अगर 11वीं में पास है तो 12वीं में कैसे फेल हो गए, ये वो पूछ रही हैं। और पूछ रही हैं तो फिर उनके साथ क्या हो रहा है वो आपको दिख रहा है। झारखंड में जो ये लड़कियों के साथ हो रहा है, इसको लेकर तो सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लड़कियों को जो है मैडम जो है वो तड़ातड़ मार रही हैं। तो ये स्थिति है। खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में आज हमारे पास क्या है। भारत के लिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट की गई। पीएम मोदी ने समुद्री चुनौतियों से निपटने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 5 सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि समंदर हमारी साझा धरोहर है, हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लाइफलाइन है। सबसे बड़ी बात यही है कि समंदर हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए बहुत अहम है। ये समंदर हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरीटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। इस व्यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने बहुत अहम बातें कही। समुद्री रास्तों का जो इस्तेमाल डकैती और आतंकवाद के लिए हो रहा है उस पर उन्होंने बात कही। समुद्री सुरक्षा के लिए भारत का विजन भी रखा। लेकिन भारत के लिए बहुत गर्व का लम्हा था कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा था।
पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये अध्यक्षता की है। 1 महीने के लिए भारत ये अध्यक्षता करेगा और यकीन मानिए कि चीन और पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी यार। इमरान खान को ठीक से सोते नहीं बनेगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे थे। तो क्लास तो धीरे धीरे सबकी भी लगी रही है। इस पाठशाला में जो हम क्लास लगा रहे हैं उसमें आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए मीनाक्षी कर्णवाल के साथ ओपिनियन इंडिया का। नमस्कार।